हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आप सब लोगों का परचम क्लासेस में। देखिए, आज की क्लास में हम जीएसटी काउंसिल कर रहे हैं और स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कर रहे हैं। ठीक है, दो टॉपिक आज की क्लास में करेंगे क्योंकि दोनों छोटे टॉपिक थे, तो मैंने दो टॉपिक को इंक्लूड कर लिया। अब आपको पता है, बीच में हम लोगों ने एमसीक्यू प्रैक्टिस की थी सीपीओ के लिए, ठीक है, आरपीएफ एसआई के लिए थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने की थी। क्योंकि अभी एग्जामिनेशन थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया है सीपीओ का, तो इसलिए हम अपने टॉपिक्स पे वापस आ रहे हैं जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी पॉलिटी विद माइंड मैप की सीरीज चलाई हुई थी। उन टॉपिक्स को हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज की क्लास में जीएसटी काउंसिल एंड स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ये अपना टॉपिक रहने वाला है। तो आज की क्लास में बढ़े उससे पहले आपको मैं बता दूं, आपकी जानकारी के लिए, कोई भी स्टूडेंट अगर अपने एसएससी की तैयारी को चेक करना चाहता है कि मैंने कितना तैयार कर लिया है, क्या मैं क्वेश्चंस कर पाता हूं, तो परचम क्लासेस की ऐप पर एसएससी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो चुकी है। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, 5500 क्वेश्चंस मिलेंगे, 220 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप मिलेगा, टीयर 1 टीयर 2 दोनों को ध्यान में रखते हुए रेगुलर अपडेशन इसमें किया जा रहा है और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ ये पूरी टेस्ट सीरीज बनाई गई है। आप लोग इनरोल कर सकते हो। और फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज कि अगर आप लोग पॉलिटी या इकोनॉमी पढ़ना चाहते हो, अगर आप लोग मुझसे पॉलिटी या इकोनॉमी पढ़ना चाहते हो, तो मेरे दो सेपरेट बैचेस परचम ऐप पे चल रहे हैं। पॉलिटी किसी ने अगर कभी नहीं पढ़ी, बिल्कुल जीरो से पढ़ना चाहते हो, आप मेरे साथ पढ़ सकते हो। इकोनॉमी जीरो से पढ़ना चाहते हो, आप वो भी पढ़ सकते हो। तो इकोनॉमी एंड पॉलिटी के सेपरेट बैचेस यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जीएसटी काउंसिल को शुरू करते हैं। देखो, जीएसटी काउंसिल्स पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। ठीक है, तो जो ये नया टैक्स आया है 2017 में, 1 जुलाई 2017 से पूरे भारतवर्ष में जीएसटी लागू हो गया, तो जीएसटी काउंसिल भी बनाई गई। ये जीएसटी काउंसिल जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा लेती है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरह इसको बनाया गया, यानी इसको संवैधानिक दर्जा मिला, संविधान में इसको जगह मिली, किसी ना किसी आर्टिकल के अंदर इसको रखा गया। तो वो कौन सा आर्टिकल है जिसके अंदर इसको जगह मिली है? दैट इज आर्टिकल 279A। 279 आपके टैक्स से ही रिलेटेड है, 280 आपका फाइनेंस कमीशन है। तो फाइनेंस कमीशन के एक स्टेप ऊपर जीएसटी काउंसिल बनाई गई है। ठीक है, पार्ट 12 के अंदर ये इंक्लूड होता है, पार्ट 12 के अंदर, और इसको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से अपॉइंट किया गया है। यूं तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से अपॉइंट किया गया है, लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा भी दिया गया है। तो आज के दिन इसका स्टेटस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरह है। कौन कौन इसमें होता है? देखो, कुछ लोग होते हैं यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ होते हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। तो यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से एक तो होंगे फाइनेंस मिनिस्टर। ये फाइनेंस मिनिस्टर जो होंगे वो यहाँ पे चेयरपर्सन का काम भी कर रहे हैं। जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन भी फाइनेंस मिनिस्टर ही होंगे। फिर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, यानी कि वो केंद्रीय मंत्री जो पूरे स्टेट के फाइनेंस को संभाल रहे हैं, जितने भी स्टेट्स हैं हमारे, उन सभी के फाइनेंस को संभाल रहे हैं, वो यूनियन मंत्री। ये दो लोग तो हो गए यूनियन की तरफ से, ठीक है, केंद्र सरकार की तरफ से। अब मान लीजिए अगर यूनियन कैबिनेट को ऐसा लग रहा है कि जरूरत है हमको सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के चेयरपर्सन को बुलाने की, तो उसको भी वहां पे इनवाइट किया जाता है, लेकिन वो वोट नहीं करेंगे किसी भी मैटर में। यानी यूनियन की तरफ से एक इंसान और आ सकते हैं, सीबीआईसी के चेयरपर्सन आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ प्रोसीडिंग में हिस्सा लेंगे, अपनी सलाह देंगे, लेकिन वोट्स के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे, वोटिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई यूनियन की तरफ से। अब राज्य की तरफ से कौन कौन होते हैं? राज्य की तरफ से जितने भी मिनिस्टर इन चार्ज है फाइनेंस के, मतलब आप साधारण भाषा में वित्त मंत्री राज्यों के, या फिर वहां के जो सीएम है या पूरी जो कैबिनेट है राज्यों की, स्टेट गवर्नमेंट की पूरी जो कैबिनेट है, वो जिसको भी अपॉइंट करके यहाँ पे भेजे, वो भी जो है यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, चेयरपर्सन कौन हो गए? चेयरपर्सन हो गए फाइनेंस मिनिस्टर, और वाइस चेयरपर्सन कौन होंगे? वो स्टेट की तरफ से होंगे। ये पूरी टीम, ये जो पूरे 28 स्टेट्स जो हैं, ये सारे फाइनेंस मिनिस्टर मिलके जिसका नाम अनाउंस करते हैं, जिसको सहमति से वाइस चेयरपर्सन बनाते हैं, वो वाइस चेयरपर्सन इस जीएसटी काउंसिल का बनेगा। तो इस तरीके से ये कॉम्पोजिशन रहता है, यूनियन की तरफ से भी लोग हैं और स्टेट की तरफ से भी लोग हैं। इसके बाद अदर एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। कोरम कितना चाहिए? कोरम क्या होता है? गण पूर्ति, यानी कोई भी मीटिंग शुरू करने से पहले कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? तो 50% ऑफ टोटल मेंबर। 50% ऑफ टोटल मेंबर कहने का भाव क्या है कि जैसे कि
आप देख रहे हो 28 स्टेट्स हैं, उधर 2 इंसान वो है यूनियन की तरफ से। तो यानी जब तक 16 लोग नहीं आएंगे, 30 का आधा 15 यानी 15 + 1, 16 लोग जब तक नहीं आएंगे तब तक मीटिंग शुरू नहीं होगी। 50% कोरम जरूरी है, ठीक है। जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसमें 75% वोट्स की जरूरत होगी। 75% वोट्स की जरूरत होगी, यानी 3/4 वोट्स की जरूरत होगी डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। अब एक बार मैं आपको वोटिंग का सिस्टम बता दूं। वोटिंग का सिस्टम क्या है, देखो, यूनियन की तरफ से जो 2 सदस्य हैं उनको मिली हुई है 1/3 वोटिंग पावर। कितनी? 1/3 वोटिंग पावर। 1/3 को अगर मैं परसेंटेज में तोड़ती हूं तो 33% वोट की ताकत तो है यूनियन के पास। और स्टेट का वेटेज है 2/3। स्टेट का कितना है? 2/3। 2/3 को अगर मैं परसेंटेज में तोड़ती हूं तो ये कितना आएगा? 66%। लेकिन कितनों के बीच में? ये लगभग 30 स्टेट्स के बीच में है, यानी 2 वोट्स, अप्रोक्सीमेटली 2 वोट्स ईच स्टेट के हाथ में है। हर स्टेट के हाथ में लगभग 2 वोट रहने वाली है। हर स्टेट के हाथ में लगभग 2 वोट रहने वाली है। यानी अगर पंजाब किसी चीज को नो कह रहा है तो 2 वोट नो को मिल गई। हरियाणा किसी चीज को यस कह रहा है तो 2 वोट यस को मिल गई। इस तरीके से 33% वोट इनके पास, 66% वोट इनके पास, और कुल मिला के पॉइंट्स को भी मिला दें तो 100% वोट्स इस तरीके से बनती है। यानी अगर 75% का आंकड़ा प्राप्त करना हो किसी भी डिसीजन के लिए तो यूनियन को स्टेट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके पास तो मैक्सिमम 33% वोट है, और स्टेट को यूनियन की पड़ेगी क्योंकि इनके पास मैक्सिमम 66% वोट्स हैं। 75% का आंकड़ा लेने के लिए आपको एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी, इसलिए यहां पे कोई भी अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता। तो वेटेज की बात मैंने आपको बता दी है। जो ये जीएसटी आया था, ये 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 से आया है, और इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो न्यू दिल्ली में है। कहां पे है? नई दिल्ली के अंदर इसका सेक्रेटेरिएट है, सचिवालय है। तो ये बातें थी यहां पे। अब फंक्शंस की बातें करते हैं, ये काम क्या क्या करते हैं। सबसे पहले तो कौन सी आइटम जीएसटी में इंक्लूड होगी, कौन सी एक्सक्लूड होगी, वो जीएसटी काउंसिल का काम है। जीएसटी रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो वहां एडवाइज करने का काम जीएसटी काउंसिल का है। रिकमेंडेशन देता है टैक्सेस के बारे में, सेस के बारे में, सरचार्ज के बारे में, ठीक है। जो भी सेंटर स्टेट बॉडीज के ऊपर लगेगा, कब लगेगा, क्लीन एनवायरनमेंट सेस, सर्विस सेस, तो बहुत सारे सेस या सरचार्ज लगते हैं। कौन से लगेंगे जीएसटी में, कौन से आएंगे नहीं आएंगे, ये सारी बात ये बताते हैं। फिर अगर कोई कैलेमिटी या डिजास्टर आ जाता है और उसके लिए कोई एक्स्ट्रा फंड चाहिए, तो स्पेशल रेट्स भी जो है वो ये डिसाइड कर देते हैं कि इतने प्रतिशत रेट्स जो हैं वो इस नेचुरल कैलेमिटी या डिजास्टर के लिए अलग होना चाहिए। फिर उसके बाद जीएसटी रेट्स को भी यही डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि 5% की स्लैब, 12% की स्लैब, कौन सी चीज 5% में आएगी, कौन सी चीज 12% में आएगी, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको पता है 5 स्लैब है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो इस तरीके से कौन सी चीज किस स्लैब में आएगी और कितनी स्लैब्स होंगी, ये डिसीजन भी जीएसटी काउंसिल का होता है। तो इस तरीके से ये थी आपकी जीएसटी काउंसिल की बॉडी, ठीक है। अभी बढ़ते हैं आगे। जीएसटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इंडिया का कौन सा फर्स्ट स्टेट था, या इंडिया ने जो जीएसटी का मॉडल लिया है, इंडिया ने जो जीएसटी का मॉडल लिया है वो कौन सी कंट्री से लिया है, कौन सी कंट्री से जीएसटी का मॉडल हम लोगों ने लिया है। ये क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। आपको पता है बहुत सारे देशों में जीएसटी है, आपको ये बताना है भारत ने कौन से देश से जीएसटी का मॉडल लिया है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगली बॉडी है अपनी, दैट इज स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, ये कहाँ है? आर्टिकल 350B में है, आर्टिकल 350B में है। अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई है कि जब कभी भी ऐसे बड़े अल्फाबेट्स आपको दिखे, 350A, 350B, 279A, जब कभी भी बड़े कैपिटल लेटर्स में आपको अल्फाबेट्स दिख रहे हैं, इट मीन्स वो अमेंडमेंट से आए हैं। कैसे आए हैं? अमेंडमेंट से आए हैं, कोई ना कोई अमेंडमेंट। तो यहाँ कौन सी अमेंडमेंट थी उसको देखेंगे, ठीक है। यानी शुरुआती दौर में ये बॉडी नहीं थी, जब हमारा संविधान 1950 में बनता है उस समय ये बॉडी नहीं थी, ये बाद में आई है। अभी ये आर्टिकल 350B में है, यानी इसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का दर्जा मिल चुका है। पार्ट 16 के अंदर है ये, और इसको भी प्रेसिडेंट ने ही अपॉइंट किया है, मतलब ये जो ऑफिसर होते हैं इनको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। नोट में मैं आपको क्या बता रही हूं, एक बात याद रखोगे, संविधान में इन ऑफिसर की क्वालिफिकेशन, टेन्योर, सैलरी, रिमूवल का प्रोसीजर, सर्विस कंडीशन, अलाउंसेस कुछ भी मेंशन नहीं है।
संविधान में इनमें से कोई भी बात मेंशन नहीं है, इस बात को याद रखना। अदर एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। देखो शुरुआत में तो ये नहीं था, जिस समय संविधान बना उस समय ये बॉडी नहीं थी, ये ऑफिसर नहीं थे। बाद में भाषा के आधार पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे बहुत सारे स्टेट्स के अंदर विवाद हुए कि हमको सेपरेट होना है, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया 1953 से 55 का, जिसने जो है रिकमेंडेशंस बनाई इस रिगार्ड में। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 से 55, जिन्होंने रिकमेंड किया कि इस तरीके से एक स्पेशल ऑफिसर बना दो ताकि माइनॉरिटी की जो लैंग्वेज है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के लिए आया था, ठीक है, उसने इसको 350B में इंसर्ट किया। तो कौन से संवैधानिक संशोधन से, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 से इसको इंक्लूड किया गया, ठीक है। यहां तो हमने अनाउंस कर दिया था, लेकिन इसको क्रिएट किया 1957 में। क्रिएट कब किया? इट वाज क्रिएटेड इन 1957, ठीक है। और ये एक कमिश्नर की तरह डेजिग्नेट होते हैं और इनको क्या नाम दिया? CLM, कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। नाम क्या दिया? कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? इनका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। तो इस तरीके से इन ऑफिसर्स की बात है, ठीक है। अदर पॉइंट्स और देख लेते हैं इसमें। ये क्या करते हैं? इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? मैंने आपको बताया नई दिल्ली के अंदर। इनके जो रीजनल ऑफिस हैं वो 3 रीजनल ऑफिसर हैं, 3 रीजनल ऑफिसेज हैं। कहाँ कहाँ? बेलगाम कर्नाटका के अंदर, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर और कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर 3 रीजनल ऑफिस हैं। और हर रीजनल ऑफिस के अंदर एक असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं। हर रीजनल ऑफिस के अंदर एक असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, ठीक है। एक तो हो गए चीफ कमिश्नर, फिर इन 3 रीजनल ऑफिस में अलग अलग असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? अपनी एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट कराते हैं, जो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर होते हैं उनके थ्रू। ये अपनी रिपोर्ट, ये ऑफिसर माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर को अपनी रिपोर्ट दे देंगे, फिर वो जो है प्रेसिडेंट को उस रिपोर्ट को सबमिट करते हैं। हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली, ठीक है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के अंडर ये कमिश्नर आते हैं। तो ये पूरी बॉडी माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो जो माइनॉरिटी की लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करते हैं, स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपके लिए क्वेश्चन ये है, एक तो मैंने आपसे जीएसटी रिलेटेड पूछा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि एट प्रेजेंट अभी इस पद पे कौन है, स्पेशल ऑफिसर कौन है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का। कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना एट प्रेजेंट स्पेशल ऑफिसर कौन है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का, ठीक है। तो ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, और उम्मीद करती हूँ सर्च करके आप जरूर बताएंगे, क्योंकि जब सर्च करते हो तो एक के साथ 4 बातें और पता लगती है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नई बॉडी के साथ।